स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे 16 जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और टू द पॉइंट करंट अफेयर पर प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे अपनी इस वीडियो क्लास में हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी खबरें आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। पहली खबर देखते हैं ग्रामोदय कार्यक्रम के बारे में। यहाँ पर देखा जाए जो ग्रामोदय कार्यक्रम है ये नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, नाबार्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने अपने 45वें स्थापना दिवस, यहां पर आप बता सकते हैं कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। जो नाबार्ड है, नाबार्ड की स्थापना, ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी ये आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू का सवाल भी है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने अपने 45वें स्थापना दिवस 13 जुलाई 2026 को जो मनाया जाता है, यहां पर देखा जाए ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु ग्रामोदय उद्यमिता विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया है। ठीक है, देखा जाए तो यह कार्यक्रम कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम तथा औद्योगिक विकास संस्थान के सहयोग से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। बात करें तो डिजिटल प्रथम हाइब्रिड मॉडल के तहत उद्यमिता प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, ठीक है, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और मार्गदर्शन तथा उद्यम स्थापना में सहायता प्रदान की जाएगी। यहां पर बात करें तो कार्यक्रम के अंतर्गत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन यानी कि डीपीआर, साथ ही साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि आरआरबी जो होते हैं, आरआरबी से ऋण सहकारी योजनाओं का लाभ तथा डिजिटल ऋण आवेदन सुविधा उपलब्ध होगी। यहां पर चर्चा करें तो पायलट चरण के तहत 3 वर्षों में लगभग 4000 ग्रामीण उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य भी रखा गया है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये नाबार्ड की योजना है और योजनाओं से संबंधित सवाल अक्सर देखा जाए तो आपकी परीक्षाओं में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से या आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ग्रामोदय कार्यक्रम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। अगली खबर है 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के शुभंकर मयूर को लॉन्च किया गया है। ठीक है, शुभंकर क्या है, मयूर है, ये शुभंकर मैस्कॉट है किसका, जो 22वां राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप आयोजित किया जाएगा। कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यहां पर बात करते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर मयूर का अनावरण किया है। यहां पर बात करते हैं तो मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारतीय मोर पाओ कृषि से प्रेरित है। यहां पर देखा जाए जिसके पंख राष्ट्रमंडल देशों के ध्वज, एकता, ऊर्जा, उत्साह और गौरव के प्रतीक है। चर्चा करें तो 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित 7 दिवसीय प्रतियोगिता में 7 स्पर्धाओं के साथ 35 से अधिक राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ी यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। यहां पर देखा जाए प्रतियोगिता का संयुक्त आयोजन दिल्ली सरकार एवं भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप की शुरुआत जो हुई थी ये 1969 में हुई थी तथा इसका पहला संस्करण 1971 में आयोजित किया गया था। ठीक है, पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था, 1971 में। और यहां पर देखा जाए जो 22वां कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा त्यागराज स्टेडियम में। ठीक, चलिए आगे चर्चा करते हैं। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA जो था ये यहां पर देखा जाए तो 15 जुलाई से लागू हो चुका है, यानी कि कल लागू हो चुका है। बात करें तो भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई 2026 से लागू हो गया, जिससे अनेक भारतीय उत्पादों को शून्य शुल्क पर ब्रिटेन के बाजारों में प्रवेश मिला है। बात करें तो वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार पहले दिन लगभग 14 करोड़ अमेरिकी डॉलर के निर्यात की सूचना मिली, जबकि निर्यातकों ने 40 से 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर के निर्यात का दावा किया है। ठीक है, यहां पर बात की जाए तो समझौते से वस्त्र, चमड़ा और फुटवेयर, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य, कृषि उत्पाद के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। परिधान निर्यात यानी कि जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है इसमें प्रति माह कम से कम 20% वृद्धि की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। ठीक है, आगे चर्चा करें। ब्रिटेन प्रतिवर्ष लगभग 950 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात करता है तथा इस समझौते से भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा गया है। यानी कि देखा जाए तो जो भारत का एक्सपोर्ट है वो बढ़ाया जाएगा और भारत के जो अधिकतर सामग्री है जब एक्सपोर्ट किया जाएगा ब्रिटेन में तो उन पर जो शुल्क लगाया जाता है वो शून्य शुल्क लगाया जाएगा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। अप्रैल मई 2026 में भारत का चालू खाता अधिशेष जो है ये 2.8 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए
रिजर्व बैंक के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अप्रैल मई 2026 में भारत का चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट जो 2.8 अरब अमेरिकी डॉलर के अधिशेष में रहा है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में देखा जाए तो ये कितना था, ठीक है, पिछले वर्ष इसी अवधि में 4.1 अरब अमेरिकी डॉलर का घाटा था। बात करते हैं यहां पर, तो विदेशों से प्राप्त जो प्रेषण होते हैं यानी कि रेमिटेंस होते हैं, यानी कि जो भारतीय व्यक्ति बाहर रहते हैं वो भारत में जो धन भेजते हैं अपने परिवार वालों को, उनमें देखा जाए तो विदेशों से प्राप्त जो प्रेषण होते हैं, रेमिटेंस होते हैं, उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। सेवा निर्यात बेहतर प्रदर्शन से चालू खाते की स्थिति में भी सुधार दर्ज की गई है। यहाँ पर बात करें तो इसके विपरीत भुगतान संतुलन में अप्रैल मई 2026 के दौरान 11 अरब अमेरिकी डॉलर का घाटा दर्ज किया गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 5 अरब अमेरिकी डॉलर का अधिशेष था। ठीक है, चालू खाता किसी देश की वस्तु एवं सेवा व्यापार, आय एवं अंतरण का लेखा जोखा होता है, जबकि जो भुगतान संतुलन होता है, भुगतान संतुलन देश की सभी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेन देन का समग्र विवरण प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से देखा जाए बैलेंस ऑफ पेमेंट और करेंट अकाउंट के बारे में आपने जान लिया। चलिए आगे चर्चा करते हैं। ब्रिक्स ने भारत प्रस्तावित श्रम घोषणा पत्र को अपनाया है। भारत के द्वारा प्रस्तावित है ये श्रम घोषणा पत्र, इसको ब्रिक्स कंट्रीज ने अपनाया है। यहां पर बात करते हैं हैदराबाद में आयोजित 12वीं ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक में सदस्य देशों ने भारत प्रस्तावित प्रगतिशील श्रम घोषणा पत्र, किसको, प्रगतिशील श्रम घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया है। यहां पर बात करें तो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि यह घोषणा पत्र ब्रिक्स को श्रम सहयोग में प्रभावी मंच के रूप में एक सशक्त बनाएगा। ठीक है, एक सशक्त मंच के रूप में प्रस्तुत करेगा। और आपको यहां पर याद रखना है कि ये जो ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक थी, इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो इसका आयोजन यहां पर देखा जाए हैदराबाद में किया गया था। ठीक है, हैदराबाद में किया गया था। आगे चर्चा करते हैं। बैठक में भारत द्वारा प्रस्तावित ब्रिक्स कनेक्ट पहल को भी स्वीकृति मिली है, जिसका उद्देश्य ज्ञान साझाकरण और सदस्य देशों के बीच में सहयोग को मजबूत करना है। बात की जाए तो ब्रिक्स कनेक्ट के माध्यम से श्रम, रोजगार, कौशल विकास एवं सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों के आदान प्रदान के लिए एक सहयोगात्मक मंच भी विकसित किया जाएगा। आगे चर्चा की जाए तो जून 2026 में युवा बेरोजगारी दर 16.2% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। यहां पर देखा जाए तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण होता है, पीएलएफ होता है, पीएलएफएस जो होता है, इसके अनुसार देखा जाए तो जून 2026 में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के समग्र बेरोजगारी जो थी ये 5.5% पर स्थिर रही। 15 से 29 आयु वर्ग की जो युवा बेरोजगारी है ये बढ़कर कितना हो गया, 16.2% हो गया है। ठीक है, और जो अप्रैल 2025 के शुरुआत में वर्तमान पीएलएफएस श्रृंखला के सर्वोच्चतम स्तर है। यहां पर बात करते हैं, यह आंकड़ा दर्शाता है कि समग्र बेरोजगारी स्थिर रहने के बावजूद युवा वर्ग के लिए रोजगार उपलब्धता अब भी प्रमुख चुनौती बनी हुई है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण देश में रोजगार, बेरोजगारी तथा श्रम भागीदारी से संबंधित आधिकारिक आंकड़े जारी करने वाला प्रमुख सर्वेक्षण है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए जो रोजगार, बेरोजगारी तथा श्रम भागीदारी से संबंधित जो आंकड़े जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया जाता है। आगे चर्चा करते हैं। अगली खबर क्या है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आईसीसी ने 2027 के वनडे और 2028 के टी20 विश्व कप के लिए अपना जो प्रारूप था उसमें बदलाव किया है। अब ये जो क्रिकेट के प्रारूप में बदलाव हुआ है, आइए उस बदलाव को देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 पुरुष वनडे विश्व कप और 2028 पुरुष टी20 विश्व कप के लिए अपने प्रारूप में देखा जाए बदलाव करते हुए प्रतियोगिताओं को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, यहां पर बात करें तो 2027 वनडे विश्व कप में 14 टीमें भाग लेंगी। सबसे कम रैंकिंग वाली 3 टीमें पहले सुपर सीरीज खेलेंगी, जबकि मुख्य चरण के बाद सुपर 7 से शीर्ष 4 टीमें जो होंगी ये सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। ठीक है, पहले यहां पर देखा जाए 10 टीमें पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन अब देखा जाए टीमों की संख्या बढ़ा दी गई है, 14 कर दी गई है। यहां पर देखा जाए 2028 टी20 विश्व कप में 20 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। जो 2028 में टी20 विश्व कप आयोजित किया जाएगा वहां पर टोटल टीमों की संख्या कितनी होगी, 20 टीमें होंगी। और इनमें देखा जाए 4-4 टीमों के 5 समूह बनाए जाएंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई। अभी तक क्या था कि ग्रुप डी तक ही था, लेकिन अब 5 समूह बनाया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक समूह में शीर्ष 2 टीमें जो होंगी ये सुपर 10 चरण में पहुंचेगी, जिसने सुपर 8 का स्थान लिया है। बात करें तो सुपर 10 चरण में 5-5 टीमों के 2 समूह होंगे। प्रत्येक समूह की शीर्ष टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान वाली टीमें एलिमिनेटर मुकाबले खेलकर शेष 2 सेमीफाइनल स्थान तय करेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए जो टी20 और
वनडे का फॉर्मेट था उसमें और ज्यादा प्रतिस्पर्धा लाने के लिए आईसीसी के द्वारा ये बदलाव किए गए हैं। अब देखेंगे आप वनडे क्रिकेट मतलब वनडे क्रिकेट टीम और टी20 जो क्रिकेट टीम होती है उनमें जिन जिन टीमों का आप ख्वाब देखते थे कि इससे मैच हो जाए उससे मैच हो जाए, अब होगा वो मैच सारे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वाराणसी को मिलेगा आधुनिक एलिवेटेड कॉरिडोर। यहां पर बात करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाराणसी के वरुणा नदी तट के किनारे 43.218 किलोमीटर लंबे 4 लेन एंड 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। देखा जाए तो परियोजना की कुल लागत 10,998.32 करोड़ है और इसका निर्माण हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल पर, ठीक है, हाइब्रिड यूनिटी मॉडल पर किया जाएगा। यहां पर देखा जाए परियोजना में फ्लाईओवर, रैंप, लूप, संपर्क मार्ग एवं सेवा मार्ग विकसित किए जाएंगे जिससे शहर में यातायात जम कम होगा और आवागमन की सुविधा बनेगी। यह परियोजना वाराणसी डीकंजेशन योजना तथा प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप विकसित की जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए ये वाराणसी शहर जो है ये आपके यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, जो उत्तर प्रदेश में अवसंरचना विकास है उस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है और आपके GS5 के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। वहां पर देखा जाए तो GS5 में देखा जाए एक ऐतिहासिक शहर के बारे में पूछ लिया जाता है। तो जब आप ऐतिहासिक शहर के बारे में चाहे अयोध्या पूछे या प्रयागराज, वाराणसी, ठीक है, तो इस प्रकार से अगर वाराणसी के बारे में पूछ लिया तो वाराणसी का जो ऐतिहासिक महत्व है, सीधे सीधे ये नहीं पूछेगा कि वाराणसी का ऐतिहासिक महत्व, वाराणसी शहर के विषय में आपको वहां पर बताना होगा। तो आप इतिहास से स्टार्ट करते हुए वर्तमान की जो विरासत है, वर्तमान विरासत, वर्तमान की अवसंरचना विकास, इन सारे पॉइंट्स को आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें देखा जाए जो वाराणसी की अवसंरचना विकास है उसको भी उस पॉइंट्स में देखा जाए इस एलिवेटेड कॉरिडोर को आप मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश ने वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 में 35.27 करोड़ पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। यहां पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ने वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के तहत रिकॉर्ड 35.27 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। इससे पहले 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य में 5 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए इसे हरित उत्तर प्रदेश की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। यहां पर आपको याद रखना होगा कि सर्वाधिक वृक्षारोपण वाले जिले कौन कौन से हैं। तो सोनभद्र में देखा जाए तो 1.68 करोड़ यानी कि 1,68,00,000 पौधों का रोपण किया गया। वहीं पर ललितपुर दूसरे स्थान पर रहा है और झांसी तीसरे स्थान पर रहा है। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से यही पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 में उत्तर प्रदेश का कौन से जिला शीर्ष स्थान पर रहा वृक्षारोपण के मामले में। तो पहले स्थान पर देखा जाए सोनभद्र रहा है, दूसरे स्थान पर देखा जाए ललितपुर रहा है और तीसरे स्थान पर देखा जाए तो झांसी रहा है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ केसरी चंद्र मालू का निधन हो गया। यहां पर बात की जाए राजस्थान के प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ हैं एवं लोक संगीत विशेषज्ञ केसरी चंद्र मालू का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने राजस्थानी लोक संगीत संस्कृति को देश विदेश में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष 2022 में उन्हें राजस्थान रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, उन्होंने 5000 से अधिक राजस्थानी लोकगीतों एवं पांडुलिपियों, ध्वनिलिपियों तैयार कर उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग में महत्वपूर्ण कार्य किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि जो केसरी चंद्र मालू थे इनका निधन हो गया। ये प्रसिद्ध देखा जाए लोक संगीत विशेषज्ञ और कला मर्मज्ञ थे। आगे चर्चा करते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर देखें कुकरैल नाइट सफारी के बारे में। यहां पर देखा जाए जो कुकरैल नाइट सफारी है इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के कुकरैल रिजर्व फॉरेस्ट में प्रस्तावित नाइट सफारी और प्राणी उद्यान परियोजना को पर्यावरणीय शर्तों के साथ आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर दी है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा निर्धारित सभी मानकों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। ठीक है, और इसी शर्त पर देखा जाए तो इस परियोजना को, जो कुकरैल नाइट सफारी परियोजना थी, इसको आगे बढ़ाने की सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी प्रदान की है। यहां पर बात की जाए तो केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति को 3 माह बाद परियोजना स्थल का निरीक्षण कर अनुपालन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। बात की जाए तो परियोजना की अनुमानित लागत 1510 करोड़ रुपए, क्षेत्रफल 900 एकड़ तथा 71% हरित क्षेत्र रहेगा। प्रस्तावित परियोजना में एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, घड़ियाल, उड़न गिलहरी, तेंदुआ तथा हाइना प्रमुख आकर्षण होंगे। यानी कि जो नाइट सफारी होगी, एक प्रकार से देखा जाए
तो जैव विविधता संरक्षण स्थल के रूप में भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, अगली खबर पर चर्चा करते हैं। आईडीबीआई बैंक्स ने बहुलांश हिस्सेदारी खरीदे, आईडीबीआई बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदेगा फेयरफैक्स होल्डिंग्स। ठीक है, यहां पर देखा जाए कनाडा की एक कंपनी है फेयरफैक्स होल्डिंग्स, ये आईडीबीआई बैंक एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से खरीदने जा रहा है। यहां पर बात करते हैं, कनाडा के फेयरफैक्स होल्डिंग्स ने लगभग 53,000 करोड़ रुपए में आईडीबीआई बैंक का बहुल अंश हिस्सेदारी खरीदने की सहमति जताई है, जिससे यह भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़ा विदेशी निवेश सौदा होगा। बात की जाए तो प्रस्तावित सौदे के तहत भारत सरकार अपनी 30.48% तथा भारतीय जीवन बीमा निगम अपनी 30.24% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहे हैं। यानी कि अभी तक देखा जाए जो हिस्सेदारी थी इस आईडीबीआई बैंक में, उस हिस्सेदारी में जो एलआईसी का हिस्सेदारी था और साथ ही साथ जो भारत सरकार है, भारतीय सरकार की जो हिस्सेदारी थी, वो अपनी अपनी हिस्सेदारी का शेयर जो है वो बेचने जा रहे हैं। ठीक है, लगभग 30% हिस्सा दोनों बेचेंगे। यहां पर बात की जाए तो सौदे को अंतिम रूप देने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक की फिट एंड प्रॉपर सिक्योरिटी तथा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी आवश्यक होगी। देखा जाए तो यह विनिवेश वित्त वर्ष 2026-27 के 80,000 करोड़ के परिसंपत्ति विमुद्रीकरण लक्ष्य को गति देगा तथा 2019 से चल रही आईडीबीआई बैंक की निजीकरण प्रक्रिया को अंतिम चरण तक पहुंचाएगा। यानी कि देखा जाए सरकार 2019 से ही जद्दोजहद में लगी हुई है कि किस प्रकार से आईडीबीआई बैंक जो है इसको प्राइवेट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये अंतिम रूप देगा इस आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट करने में और सरकार अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेगी। चलिए अब चलते हैं प्रश्नों की ओर, जिन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न क्या है, ग्रामोदय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किस संस्थान ने किया है? सिडबी, नाबार्ड, नीति आयोग या फिर आरबीआई। ठीक है, किस संस्थान के द्वारा ग्रामोदय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2026 को, 10 जुलाई 2026 को, 15 जुलाई 2026 को या फिर 20 जुलाई 2026 को? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से डायरेक्टली सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल क्या है, जून 2026 में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? 12.8%, 14.5%, 15.0% या फिर 16.2%? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का शुभांकर क्या है? ठीक है, सिंह, हाथी, मयूर या बाघ? और अंतिम सवाल क्या है, 5वां सवाल, यहां पर देखा जाए वाराणसी में प्रस्तावित 43.218 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किस मॉडल के तहत किया जाएगा? ईपीसी मॉडल के तहत, बोट मॉडल के तहत, हाइब्रिड यूनिट मॉडल के तहत या फिर पीपीपी मॉडल के तहत? ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर इन 5 सवालों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास है ये यहीं पर होती है समाप्त। करंट अफेयर की क्लास आपको कैसे लगती है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए एक सूचना ये भी है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश स्पेशल हमने पिछले 6 महीने का कंप्लीट किया है, उसी प्रकार से हम लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार स्पेशल, क्योंकि बिहार का जो एग्ज़ाम है आज से 10 दिन बाद बिहार का एग्जाम है और उसके पहले एक छोटा सा वीडियो जिसमें सारे पॉइंट्स कवर हो, लगभग 1 घंटे के आसपास का वीडियो वो भी रहेगा और 10 दिन पहले उस वीडियो को हम लोग यहाँ पर रिलीज करेंगे। ठीक है, यानी कि कल संभवतः कल शाम तक वो वीडियो अपलोड हो जाएगी और उस वीडियो में पिछले 1 साल के जो करंट अफेयर हैं उन करंट अफेयर को, बिहार स्पेशल के सारे करंट अफेयर को कवर करने का प्रयास किया गया। पूरा कंप्लीट करंट अफेयर है, पिछले 1 साल के करंट अफेयर, आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लगभग सारे करंट अफेयर आपको एग्जाम में उससे मिल भी जाएंगे। ठीक है, तो ये थी सूचना, कल वो वीडियो रिलीज हो जाएगी। वो वीडियो लगभग तैयार हो चुकी है, एडिटिंग चल रही है, एडिटिंग के बाद में कल शाम को उसको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, और इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।